हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का होगा। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट आगामी सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सभी मैं इन्हीं क्वेश्चनों में कवर करता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोशिश करें आप सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे भी दे पाएं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताएं कि आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जिससे कितने % आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका आकलन लग पाएगा और मेरिट में आपको कितना और तैयारी करने के बाद आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ, यानी TNM वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित के क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए किया जाता है। यानी किसके क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए, यानी किसके निर्धारण हेतु TNM क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 1 का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैंसर के निर्धारण या स्टेजिंग के लिए TNM वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। जहां पर T, N और M के क्या मतलब है आइए जान लेते हैं। TNM क्लासिफिकेशन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी सॉलिड स्टेज ट्यूमर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लासीफाई करने का एक मेथड है जो कि प्राइमरी ट्यूमर यानी ट्यूमर की प्रेजेंस, जहाँ पे टी का मतलब है प्राइमरी ट्यूमर या ट्यूमर की प्रेजेंस। ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड इन्वायरमेंट के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है और एम का मेटा स्टेसिस के लिए एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल क्या हो गया, TNM। ठीक है, अब इसको विस्तार पूर्वक हम क्वेश्चन नंबर 2 पर समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंस या एब्सेंस पर आधारित होता है। मेटल स्टेल्सिस के प्रेजेंट या एब्सेंस पर यह सिस्टम आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। 1 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर संध्या लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए एडमिट हुई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि प्राइमरी ट्यूमर, रीजनल लिम्फ नोड एनवायरनमेंट और डिस्टेंट मेटास्टेसिस के एविडेंस नहीं है। TNM क्लासिफिकेशन के आधार पर उसकी बीमारी कौन सी स्टेज की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि प्राइमरी ट्यूमर यानी T, ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड N और डिस्टेंस मेटास्टेसिस यानी M के एविडेंस नहीं है। एविडेंस ना होने पर हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो T0, N0 और M0 जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, ताकि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप उसका राइट आंसर अपने आप भी निकाल पाएं। ठीक है, अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी ऑफ कैंसर जिसका शॉर्ट फॉर्म में AJCC इसे कहा जाता है, हैज़ डेवलप्ड अ सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉल्ड TNM। ठीक है, अमेरिका की ज्वाइंट कमेटी ऑफ कैंसर ने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसको TNM सिस्टम कहा जाता है। TNM स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेज ट्यूमर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार के ट्यूमर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड स्टेज ट्यूमर के लिए। ये भी एक MCQ क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, T रेफर्स टू एक्सटेंड प्राइमरी ट्यूमर यानी ट्यूमर की साइज से T का मतलब होता है। N का मतलब होता है लिम्फ नोड के एनवायरनमेंट से। ठीक है, प्रेजेंस रीजनल लिम्फ नोड के एनवायरनमेंट से N का मतलब होता है। M का मतलब होता है रिप्रेजेंट ये करता है, M रिप्रेजेंट करता है मेटास्टेसिस को। ठीक है, अब देखो T प्राइमरी ट्यूमर, यहाँ पे TX का मतलब होता है प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड। अगर असेस्ड ही नहीं हुआ है तो उसको TX कहा जाएगा। अगर कोई एविडेंस नहीं है तो T0 कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें। TIS कहा जाएगा कार्सिनोमा इन
C2, ठीक है। छोटा सा मतलब कोई छोटा सा डॉट किसी भी बॉडी पार्ट्स अंग में अगर है तो कार्सिनोमा इन C2। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दूर तक फैल रहा है, तो इसे कहा जाता है इंक्रीजिंग ट्यूमर साइज एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए इस्तेमाल होता है T14, ठीक है। ये हो गया T, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसके बाद आता है N का मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्फ नोड एनवायरनमेंट, इससे मतलब होता है। NX का मतलब होता है रीजनल लिम्फ नोड एनवायरनमेंट कैन नॉट बी असेस्ड, ठीक है। अगर रीजनल लिम्फ नोड के एनवायरनमेंट को असिस्ट किया ही नहीं गया तो NX का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर N0 का इस्तेमाल किया जाएगा नो लिम्फ नोड एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई भी लिम्फ नोड का एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसके एविडेंस बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है तो N0 का इस्तेमाल किया जाएगा। N14 इंक्रीज डिग्री ऑफ रीजनल लिम्फ नोड एनवायरनमेंट के लिए N14 का इस्तेमाल किया जाएगा। M रिप्रेजेंट करता है मेटास्टेसिस को, ठीक है। तो TX का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असेस्ड, ठीक है। अगर इसका असेस्ट ही नहीं हुआ है तो MX, और अगर कोई एविडेंस नहीं है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के तो M0, और M1 एविडेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस, तो उसके लिए M1 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में किसी एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए, किसी भी एक कार्सिनोमा के लिए आपको एग्जाम्पल देके समझा देंगे तो बेहतर समझ आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। malignant cell change epithelial tissue that has not spread beyond the basement membrane। malignant सेल में बदले हुए एपिथेलियल टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं फैलते कहलाते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं फैलते तो उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर गेस करें। ये स्टेज 1 होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, इपिथेलियल टिश्यू से बनने वाली मेलिग्नेंट सेल जब बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे नहीं फैल पाते तो इसे CIS अथवा स्टेज 0 कहते हैं, ठीक है। स्टेज 1 कैंसर इज लोकलाइज्ड to a small area and has not spread to lymph node और अदर टिश्यूज, ठीक है। लिम्फ नोड और अदर टिश्यूज में अगर नहीं फैला है तो वो स्टेज 1 होता है, ठीक है। स्टेज 2 का मतलब होता है द कैंसर हैज ग्रोन बट इट इज नॉट स्प्रेड, ठीक है। ग्रो हो गया है बट स्प्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, बगल वाले किसी अंग में स्प्रेड नहीं हो रहा है। स्टेज 3 का मतलब होता है कैंसर हैज ग्रोन लार्जर हैज पॉसिबली टू स्प्रेड लिम्फ नोड और अदर टिश्यूज, ठीक है। कैंसर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, लार्जर हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये बगल वाले लिम्फ नोड या अदर टिश्यूज में फैल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्टेज 4 जो कि लास्ट स्टेज भी कहा जाता है स्टेज 4 को, द कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन एंड एरिया ऑफ योर बॉडी। पूरे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स में कैंसर फैल चुका है, ठीक है, तो उसे स्टेज 4 कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The least effective approach during the use of analgesic agent in pain management strategy is। पेन मैनेजमेंट की रणनीति में एनाल्जेसिक एजेंट के रूप के यूज के दौरान सबसे कम इफेक्टिव अप्रोच कौन सा होगा, ठीक है, सबसे कम इफेक्टिव अप्रोच, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो सोचने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक नर्स हैं तो आप किस हिसाब से सोच के पेशेंट की केयर कर पा रही हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर गेस करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रिवेंटिव। अगर किसी भी पेशेंट को दर्द हो रहा है और आपका
सोच है कि उसको दर्द को रोक दें, तो ये बहुत मतलब एक बहुत कम इफ़ेक्टिव अप्रोच है, ठीक है, बहुत कम इफ़ेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। प्रिवेंटिव हो अगर आप, प्रिवेंटिव अप्रोच ऑफ पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज लीस्ट इफेक्टिव अप्रोच, ये सबसे कम इफेक्टिव, ठीक है। उसकी तय तक जाएं, पेन क्यों हो रहा है, ठीक है, फिर उसको सही करना, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट, निम्न में कौन सा पेन असेसमेंट का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर गेस करें आप लोग। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिटी, ठीक है, पेन की इंटेंसिटी को समझे, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इंटेंसिटी। पेन असेसमेंट में पेशेंट के पेन का कैरेक्टर, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी व लोकेशन का निर्धारण होना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर कॉल्ड, यानी हेल्थ केयर के से संबंधित डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बच्चे के पार्टिसिपेशन को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसेंस, एसेंस, ठीक है। एसेंस कहा जाता है बच्चे के पार्टिसिपेशन के लिए कुछ एक्टिविटी जैसे ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रायल आदि में पार्टिसिपेट करने हेतु माइनर एज बिलो दी 18 ईयर्स, ठीक है, अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो द्वारा विलिंगनेस एक्सप्रेस करने को एसेंट, ठीक है, एसेंट कहा जाता है। और यही टर्म यूज होता है अगर एडल्ट के लिए, तो उस समय कॉन्सेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सहमति, कॉन्सेंट। बच्चे के लिए एसेंस और बड़े के लिए कॉन्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर काज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इज, बचपन की बीमारी का प्रमुख कारण है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कारण कौन सा है, ठीक है, बचपन की बीमारी का, चाइल्डहुड इलनेस का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मल न्यूट्रिशन, भारत में, ठीक है। उनकी विशालता यानी मैग्नीट्यूड के अनुसार बच्चों की मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में लो बर्थ वेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मल न्यूट्रिशन आता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड कंडीशन इन इंडिया, ठीक है, इन्फेक्शन व पैरासिटिक इन्फेक्शन, एक्सीडेंट व पॉइजनिंग तथा बिहेवियरल प्रॉब्लम होती हैं ये। उसके बाद सबसे ज़्यादा लो बर्थ वेट, फिर मल न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद इन्फेक्शन, फिर पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, इसके बाद एक्सीडेंट व पॉइजनिंग, ये सब उसके बाद आते जाएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स हाउ मैनी नर्सेस विल बी रिक्वायर्ड इन 16 बेड पेडियाट्रिक वार्ड, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अनुसार 16 बेड के पेडियाट्रिक वार्ड में कितनी नर्सों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5। ओके, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक के अनुसार नर्सिंग सेवा देने के लिए 4 शिशुओं में 1 नर्स की आवश्यकता होती है एवं 25% स्टाफ को दैनिक छुट्टी व अवकाश के लिए आरक्षित रखना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द बेस्ट शेप ऑफ पेडियाट्रिक वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड के लिए सर्वोत्तम आकार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर किस करें आप लोग। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर शेप, ठीक है, सर्वोत्तम आकार होगा। द डिजाइन ऑफ द पेशेंट रूम इज एल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, किसी भी पेशेंट के रूम की डिजाइन भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। द
रूम शुड बी स्पेसियस, रूम में जगह होनी चाहिए, स्पेसियस होनी चाहिए, एंड ब्राइटली लीट, ठीक है, और अच्छी लाइट होनी चाहिए उसमें, ठीक है, विद प्लेंटी ऑफ रूम फॉर प्ले एंड एक्टिविटी, ठीक है, बच्चों के लिए है तो वहाँ पे खेलने और एक्टिविटी करने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी फर्निश्ड विद एज एप्रोप्रिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है, बच्चे के एज के हिसाब से उसके खिलौने और इक्विपमेंट वहाँ रखे हुए होने चाहिए। द पेडियाट्रिक हॉस्पिटल शुड ऑल्सो बी डिज़ाइन विद द सेफ्टी ऑफ पेशेंट इन माइंड, ठीक है, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके वार्ड की डिज़ाइन की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है diseases that occur due to defect in the gene of one or more parent and are transmitted to offspring यानी संतानों, डिसीज डिसऑर्डर नोन एज, यानी डिसीज जो एक दूसरे पेरेंट के जीन में से डिफेक्ट होने से तथा संतानों में ट्रांसमिट होते हैं, डिसीज व डिसऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी डिसीजेज जो अपने पेरेंट्स से संतानों में जाती हैं उन डिसीज को क्या कहा जाता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है एक शब्द में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हेरिडिटरी, ठीक है, वंशानुगत बीमारी, ठीक है, हेरिडिटरी डिसीज। ओके, एक डिसऑर्डर जो एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित होता है तथा पेरेंट से संतान यानी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, हेरिडिटरी डिसीज कहलाता है। कंजेनिटल मीन्स डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट्स एट बर्थ, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्म के समय जो डिफेक्ट अवेलेबल है बच्चे में, पेरेंट से नहीं आई, वो जन्म के समय अवेलेबल है, तो उसे कंजेनिटल कहा जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which hereditary disease is highly associated with aneurysm? कौन सी वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बीमारी का एन्यूरिज्म से अत्यधिक जुड़ाव होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर किस करें आप लोग? क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है, एन्यूरिज्म किससे संबंधित है? मार्फन सिंड्रोम से। मार्फन सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन, ब्लड वेसल, मसल्स और लीगामेंट का आनुवंशिक यानी डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे बोन्स, ब्लड वेसल, मसल और लीगामेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसीज डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी वंशानुगत विकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टाइसिस, ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, ठीक है, ब्लैडर की, बाकी ये सभी वंशानुगत डिसऑर्डर्स है। एक बीमारी जो जेनेटिक फैक्टर जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से संतानों ऑफस्प्रिंग में आती है उसे आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी या वंशानुगत इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं, एक्सेप्ट सिस्टाइटिस एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ ब्लैडर, ठीक है, हमने जैसे कि ऊपर बताया था आप लोगों को, ऑल आर अदर आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A couple has a 2-year-old child with cystic fibrosis. When the plan for their next pregnancy, the couple should do. एक कपल के 2 वर्ष का सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रसित बच्चा है, जब वे अपनी अगली प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो कपल को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर गेस करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए कपल्स को, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसके लक्षण बहिस्रावी ग्रंथियों यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स
के डिसफंक्शन से इसके द्वारा शरीर के कई सिस्टम में थिक म्यूकस उत्पन्न होने से कई छोटे छोटे मार्गों में ऑब्स्ट्रक्शन होने से या बॉडी के सिस्टम द्वारा प्रकट होती है यह बीमारी। क्योंकि यह एक वंशानुगत यानी ऑटोसोमल विकृति है, इसलिए इस बीमारी को रोकने हेतु गर्भधारण से पहले आनुवंशिक सलाह यानी जेनेटिक काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है निम्नलिखित में कौन एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच डिसीज फील साल्टी टेस्ट व्हेन किसिंग अ चाइल्ड। बच्चे को चूमने पर किसमें खारा स्वाद यानी साल्टी टेस्ट महसूस होगा? राइट आंसर गेस करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऐसा होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब नवजात को चुम्बन देते हैं तो पसीने में अत्यधिक क्लोराइड के कारण नवजात में नमक का स्वाद आता है। इट गिव पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसमें पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट आता है। स्वेट यानी पसीने में 60 मिलीमॉलिक्यूल्स पर लीटर से अगर अत्यधिक क्लोराइड कंसंट्रेशन होना पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होता है। इसके अलावा इट्स नॉर्मल लेवल लेस देन 40 मिलीमॉलिक्यूल पर लीटर। इसका नॉर्मल रेंज है 40 मिलीमॉलिक्यूल पर लीटर से कम। इसके अलावा टेस्ट हेतु 75 ग्राम से अधिक स्वेट की नीड होती है। ये टेस्ट करने के लिए 75 ग्राम से अत्यधिक पसीने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स